In previous lecture, lecture 11, we were discussing and we will continue from previous lecture. ये सारा वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया इस रिएक्टेंस डायग्राम का, है ना। अब जब कैलकुलेट कर लिया हमने रिएक्टेंस डायग्राम का वैल्यू, अब हम कंसीडर करते हैं कि फॉल्ट स्टार्ट हुआ है, राइट। तो अब हम इसे ज़रा कॉपी कर लें। अब हम इसे कॉपी करते हैं। ये हमारा पावर सिस्टम था, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉल्ट किस टर्मिनल पे हो रहा है? जनरेटर बस पे हो रहा है। दिस इज योर जनरेटर बस, है ना। और इस पे फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे फॉल्ट हो रहा है। और फॉल्ट कैसा है? 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो जब भी फॉल्ट होगा तो हम अब इस डायग्राम को, इस रिएक्टेंस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंस डायग्राम है। हम ऐसा कह सकते हैं कि यही हमारा वो टर्मिनल है, ये वो टर्मिनल है, ये है जनरेटर बस जिस पे फॉल्ट हो रहा है। और फॉल्ट कैसा हो रहा है? 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, है ना। तो क्या करेगा? जनरेटर जो पावर यहाँ से भेजेगा करंट, वो सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा? ये सारा का सारा करंट इस फॉल्ट पॉइंट को चला जाएगा, है ना। मतलब सारा का सारा करंट ग्राउंड में चला जाएगा, फॉल्ट करंट, राइट। अब इधर का क्या? आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि इधर वाले सिस्टम का क्या होगा। ये तो जनरेटर है नहीं, ये तो मोटर है ना। तो आपको ये पता होगा कि जब भी फॉल्ट आता है तो आपका जो लोड है उसमें करंट जाना बंद होता है, बंद हो जाता है। मतलब ये जनरेटर इस मोटर को अब पावर फीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा का सारा पावर इसका ग्राउंड में चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये है तो मोटर, है ना। तो अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो आप समझिएगा। देखिए, when motor is working, है ना, जब ये वर्क कर रहा होता है, ठीक। मीन्स बिफोर फॉल्ट, फॉल्ट के पहले की बात हो रही है। ये मोटर पावर लेकर और क्या करेगा? इसका रोटर रोटेट करता रहता है ना। इसका मतलब है कि इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होता रहता है, एंड दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दैट मोटर, स्पेशली इन रोटर। सो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी, हाफ जे ओमेगा स्क्वायर, है ना। इतना एनर्जी इसमें स्टोर होकर रहता है, ठीक है, जब फॉल्ट आने के पहले। अब आफ्टर फॉल्ट, जस्ट आफ्टर फॉल्ट, है ना, फॉल्ट जैसे ही आया, मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में करंट जाना बंद कर दिया, है ना। अब आपको पता है कि एक तो बात
कि सडनली वो किसी भी करंट को जाने से नहीं रोक सकता, है ना। आप पढ़े होंगे कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कि इंडक्टर है वो अपने में करंट को सडन चेंज नहीं कर सकता, और यू कैन से कॉइल में फ्लक्स सडन चेंज नहीं हो सकता, बोथ आर सेम, है ना। और दूसरी बात कि ये जो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी है मोटर का, वो कहाँ रिलीज करेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इस एनर्जी को रिलीज करता है बाय कन्वर्टिंग दैट मोटर इन जनरेटर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। आप फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि करंट सडनली उस आर्मेचर वाइंडिंग में जाना बंद नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करेगा, आर्मेचर वाइंडिंग एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करेगा, और यू कैन से इंड्यूस्ड करंट डेवलप करेगा, जो इस कंडीशन को अपोज करेगा, है ना। वो अपोजिशन में क्या होगा कि वो मोटर विल वर्क एज ए जनरेटर, ठीक है। और फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये क्या करेगा, ये मोटर भी जनरेटर बनकर इस फॉल्ट पॉइंट को करंट फीड करना शुरू करेगा। इधर से जनरेटर तो कर ही रहा था, अब ये मोटर भी करने लगेगा फीड, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं आई एम एफ, फॉल्ट करंट बाय मोटर। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, सब ट्रांजिएंट करंट के बारे में। सो यू कैन राइट डबल डैश एफ, एंड दिस इज योर आई जी डबल डैश एफ, है ना। एंड फाइनली जो करंट यहाँ पे मिलेगा फॉल्ट करंट में, दैट इज योर आई डबल डैश एफ, और डायरेक्टली यू कैन राइट आई एफ। समझ गए। जस्ट आफ्टर फॉल्ट मोटर starts working as generator to release their stored kinetic energy for short duration of टाइम। बहुत स्मॉल टाइम पीरियड के लिए ये प्रोसेस होगा। इसके बाद और जो फॉल्ट भी होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर वगैरह ऑपरेट करके जल्दी ही फॉल्ट को रिमूव कर लिया जाता है। सो नो नीड टू वरीड, ये थोड़ी देर के लिए प्रोसेस होगा, है ना। तो हमें यही करंट आपको फाइंड करना है, आई एफ, जो टोटल फॉल्ट करंट है। So we have to find IF, है ना। और IF क्या है, IG डबल डैश F प्लस IM डबल डैश F, राइट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम पर यूनिट में कैलकुलेट करेंगे एंड देन किलो एम्पियर में, है ना, बाद में। सबसे पहले हम पर यूनिट में देखते हैं क्या होता है वैल्यू। तो आई जी डबल डैश एफ कितना होगा आप देख के बता सकते हैं। यहाँ पे आई जी डबल डैश एफ, ये जो वैल्यू है कितना होगा, ये वैल्यू दिस ई जी डबल डैश डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे ई जी डबल डैश डिवाइडेड बाय जे टाइम्स एक्स जी डबल डैश। ई जी डबल डैश कितना है ये आपने कैलकुलेट किया है, ये देखिए 0.86 एंगल 36 डिग्री।
डिवाइडेड बाय J127। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.76 एंगल -54 पर यूनिट। ठीक है, उसी तरह से IM"F ये कितना हो जाएगा? आइदर यू कैन कैलकुलेट ऑन EM" या आप V पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो V टर्मिनल वोल्टेज पर यूनिट में कन्वर्ट किया था उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बोथ विल बी सेम। सो वी आर राइटिंग हियर, ये टोटल वैल्यू ऑफ X है, ये कैलकुलेट किया था आपने 0.997 एंगल -6.1 डिवाइडेड बाय, जब ये सारे रिएक्टेंस को आप जोड़ेंगे, ये रिएक्टेंस, दिस रिएक्टेंस एंड दिस रिएक्टेंस, देन यू विल गेट J 0.83 एंड फाइनली you will have 1.2 एंगल -96.1 पर यूनिट। तो ये आ गया फॉल्ट करंट, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट ऑफ जनरेटर एंड सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट ऑफ मोटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। IF फॉल्ट करंट, दोनों को जोड़ दें हम, 6.76 एंगल -54 प्लस 1.2 96.1। so you will get 7.7 एंगल -60 पर यूनिट IF, है ना, टोटल फॉल्ट करंट बाय बोथ जनरेटर एंड मोटर। अब ये तो करंट में कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक्चुअल यूनिट में, इट मीन्स आइदर इन किलो एम्पियर और एम्पियर। सो दिस फॉल्ट करंट वैल्यू इन किलो एम्पियर, अगर किलो एम्पियर में आपको पता करना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो देखिए, fault occurs at जनरेटर बस, ये तो क्लियर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉल्ट जनरेटर बस पे हो रहा है, तो इसका मतलब जनरेटर बस के साइड जो भी बेस वैल्यू है ना, उस बेस वैल्यू को आपको कंसीडर करना है। ठीक है, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअल वैल्यू में, है ना, तो एक्चुअल वैल्यू में क्या आप लिखते हैं? अगर हम यहाँ पे देखें तो IF, है ना, इन किलो एम्पियर, अगर इसमें करना है तो क्या करेंगे आप? IF पर यूनिट इनटू IF नहीं, I बेस, यही करेंगे। ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू कल पता करके मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा किलो एम्पियर में वैल्यू। तो इसी को हम बेस वैल्यू ऑफ करंट को सबसे पहले फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस वैल्यू ऑफ करंट कैसे फाइंड करेंगे आप? अगर जनरेटर टर्मिनल पे फॉल्ट हो रहा है तो जनरेटर टर्मिनल के साइड में जो बेस वैल्यू है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो बताइए, इस समय बेस MVA, ये तो आपको पता है, ये हर जगह पे सेम ही है, बेस MVA 25 MVA, बेस KV, है ना, ये कितना है, जिसको आप KV बेस कह रहे हैं, कितना है? जनरेटर जो बस है उस साइड के वोल्टेज को आपको लेना है, तो इसका मतलब ये जो होगा वो देखिए क्या है इधर, देखिए जनरेटर टर्मिनल पे ये है जनरेटर बस, तो इस साइड का जो वोल्टेज होगा ट्रांसफार्मर का, उसी वोल्टेज को हम बेस वोल्टेज कंसीडर करेंगे, है ना। तो इसको आप लिखेंगे
LV side kV of transformer T1 and that is 11 किलोवोल्ट, राइट। और ये सारा लाइन में है ना, 3 फेज पावर है, ये 3 फेज पावर है ना, ये अपरेंट पावर 3 फेज है, ये लाइन वोल्टेज है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी सिस्टम का गिवन है कुछ भी 3 फेज सिस्टम का, तो नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वो लाइन में अब 3 फेज का है। सो यू कैन राइट 25 इज इक्वल टू, और ऐसा लिख सकते हैं आप MVA बेस इज इक्वल टू √3 kV बेस एंड किलो एम्पियर बेस, है ना, इतना लिख सकते हैं आप। ये क्या है, लाइन वोल्टेज एंड दिस इज योर लाइन करंट, ठीक है। तो यहाँ से किलो एम्पियर बेस आपको कैलकुलेट कर लेना है। सो 25 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 11। So if you calculate this, you will get 1.31 kilo ampere in generator side, है ना, फॉल्ट अकर हुआ जनरेटर बस पे। सो यहाँ पे ये क्या है, इन जनरेटर या ऑन जनरेटर साइड। उसी तरह से ऑन मोटर साइड अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे, MVA बेस, ये तो रहेगा उतना ही 25 MVA, राइट। किलो वोल्ट KV बेस, ये किधर का हो जाएगा, LV साइड KV ऑफ, KV मीन्स किलो वोल्ट, वोल्टेज, या अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसा लिखिए LV साइड वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर T2 and that is equal to 3.3 kilovolt. So 25 is equal to √3 into 3.3 into I इसको किलो एम्पियर बेस मोटर साइड कर दें और यहाँ पे जनरेटर साइड कर दें, है ना, दोनों अलग अलग रहेगा। ये हो गया। सो किलो एम्पियर बेस ऑन मोटर साइड इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3.3 एंड यू विल गेट 4.4 किलो एम्पियर। Now you can write every value of fault current in their actual quantity, actual unit. So IG"F ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, इन एक्चुअल यूनिट मीन्स इन किलो एम्पियर इज इक्वल टू IG"F इन पर यूनिट इंटू किलो एम्पियर बेस इन ऑन जनरेटर साइड, है ना, क्योंकि ये जनरेटर साइड का फॉल्ट करंट है तो जनरेटर साइड का ही बेस वैल्यू ऑफ करंट हम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस वैल्यू IG"F दिस वन 6.76, हम मैग्नीट्यूड को ही सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, 6.76 इंटू बेस करंट 1.31, है ना, 1.31। सो यू विल गेट 8.85 किलो एम्पियर। सिमिलरली IM"F किलो एम्पियर "F पर यूनिट इंटू किलो एम्पियर मोटर बेस ऑन मोटर साइड। दिस वैल्यू इज 1.31
this is your 1.2 है पर यूनिट वैल्यू एंड दिस इज 1.31 किलो एम्पियर है ना, 0.3 कितना है देख लें एक बार फिर से, IMF डबल डैश 1.2 एंड मोटर साइड, हाँ मोटर साइड जो ये करंट है दैट इज 4.4, सॉरी ये जो वैल्यू है ये है 4.4, सो यू विल गेट 5.28 किलो एम्पियर एंड फाइनली IF इन किलो एम्पियर, तो IF पर यूनिट इंटू IF, हाँ IF पर यूनिट इंटू किस साइड फॉल्ट करंट टोटल हो रहा है, जनरेटर साइड है ना, ये है जनरेटर बस साइड। सो यहाँ पे जो हम बेस वैल्यू लेंगे है ना, ये किलो एम्पियर बेस ऑन जनरेटर साइड, ठीक है। और ये जो फॉल्ट करंट टोटल कितना है 7.7 इंटू ये बस बेस वैल्यू ऑफ किलो एम्पियर एंड जनरेटर साइड, ये कितना हो रहा है 1.31, so you will get 10.1 kilo ampere. This is your final value of current, fault current. ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं पावर सिस्टम में कहीं पे 3 फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट आ रहा है उसके वैल्यू को। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे शॉर्ट सर्किट MVA एज वेल, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।